गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अनिल साहनी विजन क्लासेस गोरखपुर की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुछ पीवाईक्यूज़ को देखेंगे जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो यहाँ पे है, देखिए कौन से चैप्टर का, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के पीवाईक्यूज़ को देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेलवे, एनटीपीसी, एएलटी और टेक के लिए। यह हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले एक हमने डाल दिया है, उसको जाके आप लोग देखिएगा, फिर इसको भी देखिएगा। हाँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डाले जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे। चलिएगा स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे कि पहला क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा पहला क्वेश्चन कह रहा है एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या इतनी है, 298 है। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन हैं तो परमाणु की संख्या बताइए। तो इसके परमाणु की संख्या बताइए। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन को देखिएगा और कह रहा है इसके परमाणु की संख्या बताइए। तो हम लोग कैसे निकालते हैं परमाणु की संख्या, पहले यह देखेंगे फिर ऑप्शन को टिक करेंगे। चलिए देखिएगा परमाणु की संख्या कैसे निकाली जाएगी। और तो फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट जानते हैं कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है। एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस प्लस प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस एंड प्लस नहीं, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम क्यों हमने कहा, इसलिए कहा क्योंकि न्यूट्रल एटम रहेगा तभी तो इक्वल होंगे प्रोटॉन के, तभी तो इक्वल होंगे। यदि न्यूट्रल एटम नहीं रहेगा तो या तो उसमें निगेटिव चार्ज रहे या तो पॉजिटिव चार्ज रहे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, घट और बढ़ सकते हैं। इसलिए यहां पे हमने क्या रखा, न्यूट्रल एटम की बात की, उदासीन एटम की बात की। हाँ, कह रहा है प्रोटॉन तो नहीं निकलता, प्रोटॉन तो घटता बढ़ता नहीं, इलेक्ट्रॉन ही तो केवल घटते बढ़ते। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन उसमें गेन कर लेगा। हाँ, गेन कर लेगा, प्राप्त कर लेगा, तो उस पर कैसे चार्ज आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। इसीलिए यहां पे हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के। अब एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के लिए कौन सा फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो देखिएगा भाई, एटॉमिक मास के लिए इस्तेमाल करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखिएगा न्यूट्रॉन्स कह रहा है कि एटॉमिक मास आप कैसे कैलकुलेट करते हो, तो आप यह फार्मूला इस्तेमाल करते हो जो कि होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन में दे देता है कि एटॉमिक नंबर इतना है तो बताइए, और इसका न्यूट्रॉन इतना है तो बताइए एटॉमिक मास क्या होगा। इसीलिए पहले ही हमने बता दिया कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो आप रख के अब निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको हम लोग डिनोट भी करते हैं। इसको अगर जो शॉर्ट में लिखना हो तो लिखते हैं ए इक्वल टू जेड प्लस एन। यह आपका फार्मूला होता है, ए इक्वल टू जेड प्लस एन। ए को हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास, जेड को कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर। जेड को कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर, और एन का मतलब होता है न्यूट्रॉन। इस पे रख के हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है, द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास कितना दिया है 298, इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जेड की वैल्यू निकालनी है आपको। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एन से डिनोट किया जाता है, तो एन, इसको जेड की वैल्यू निकालनी है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रख दीजिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रख दीजिए 196।
196 को अब इधर करिए और कैलकुलेट करिए तो होगा 298 माइनस 196 इक्वल टू जेड। जेड आपको बताना है भाई। हाँ, नाभिक में परमाणु संख्या कितनी होती है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उतना ही आपका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर निकल के आएगा। तो निकालिए, रखिएगा 2 0 एंड 1 इक्वल टू जेड के। तो आंसर क्या है आपका 102 आया। देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है 102। तो पहला ऑप्शन 494 गलत है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। दूसरा ऑप्शन सही है 102। आंसर क्या है आपका 102। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है, सही है। तो टिक लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2 पे। और ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सब क्या है, गलत। चलिएगा, ये हो गया आपका क्वेश्चन। यह पॉइंट याद रखिएगा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह दोनों पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन इस पे बनते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके ALT रेलवे के एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया। नाभिक मॉडल, हाँ किसने, न्यूक्लियस मॉडल किसने पहली बार खोजा, सबसे पहले किसने खोजा। ऑप्शन देखिए इसमें कौन कौन से। पहला अर्नेस्ट रदरफोर्ड, हाँ नील्स बोहर, डिमिट्री मेंडलीफ एंड लुईस पास्चर। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो आ जाइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ऑप्शन ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड। हाँ, इससे पहले एक साइंटिस्ट थे, ऑप्शन में नहीं है तो नहीं लिखेंगे भाई, ऑप्शन में होता तो लिख देते हैं। हाँ, इससे पहले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम की डिस्कवरी की थी, एटम की बात की थी, मॉडल दिया था, लेकिन उन्होंने न्यूक्लियस मॉडल नहीं दिया था। न्यूक्लियस मॉडल नहीं दिया था। जे थॉमसन जो थे वह केवल एटम का मॉडल ही बताए थे कि एटम कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, और प्रोटॉन की बात ही नहीं किए थे, मतलब कि अंदर पॉजिटिव चार्ज की बात कर दिए थे, प्रोटॉन की बात नहीं किए थे। तो न्यूक्लियस मॉडल जो पहली बार दिए थे वह थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे। बाकी नील्स बोहर इनके बाद आए थे। डिमिट्री मेंडलीफ की डिस्कवरी अलग है, तो नील्स बोहर आए थे इनके बाद ना, इनके बाद आए थे नील्स बोहर। नील्स बोहर ने भी इन्हीं के बातों पे अपना डिस्कशन किया था, लेकिन आए थे इनके बाद ये। चलिए, सबसे पहले अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। यम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन एक्मोडेटेड इन एम ऑर्बिटल। हाँ, एम ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ, तो देखिएगा भाई, सीधी सी बात है, आपको पता है। यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्या होता है, आपने देखा होगा न्यूक्लियस का मॉडल, बोरबरी स्कीम आपने पढ़ा होगा। बोरबरी स्कीम, बोर और बरी दो साइंटिस्ट थे, इन दोनों का मॉडल आपने पढ़ा होगा कुछ इस तरह से। इन दोनों का मॉडल आपने पढ़ा होगा। देखिएगा इन दोनों ने क्या कहा, इन दोनों ने सबसे पहले बोर ने क्या नाम रखा, सेलों का नाम रखा, सेल का नाम रखा, KL, M और N। यह सेल थे, इनके सेल का नाम है ये। हाँ, यह सेल हैं आपके, ये सब क्या है, सेल हैं भाई, सेल हैं जिन्हें आप कोष कहते हो। हाँ, कोष हैं, और इनका नाम इन्होंने रखा KL, M, N। और इन्हीं को इन्होंने कह दिया कि ये एनर्जी लेवल भी है, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू दिया, न्यूमेरिक वैल्यू दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4। यह क्या है भाई, यह देखिएगा, हाँ इन्होंने इसको न्यूमेरिक वैल्यू दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से इन्होंने नाम दिया। अब इन्होंने कहा
कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे इन सेल पे, तो इसके लिए इन्होंने एक रूल दिया जिसे हम लोग कहते हैं 2n स्क्वायर रूल, नियम 2n स्क्वायर। हाँ, 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इन्होंने एनर्जी लेवल को कह दिया कि यही क्या है, n की वैल्यू है, तो n इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। इसको डॉट 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 करते जाइए, आगे से लाएगा बढ़ता जाएगा। चलिए, इन्होंने n की वैल्यू अब रखना शुरू किया, तो देखिएगा n की वैल्यू जब हम लोग रखेंगे 1, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखिए हमारे पास सेल है K L M N सेल। हाँ, तो कह रहा है n की वैल्यू 1 रखने पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई, तो देखिए K में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2। हाँ, यहाँ पे देखिएगा K में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2, और किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। L में 8 18 एंड 32। कैसे पता चला, तो यह n की वैल्यू पे डिपेंड करता है। n इक्वल टू 1 रखने पे देखिएगा K में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर रूल, तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 2। अब कह रहा है L में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2, देखिए n इक्वल टू क्या रखेंगे हम लोग 2, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू कितने आएंगे 8। अब n इक्वल टू 3 रख लीजिए, n इक्वल टू 3 रखेंगे तो किस सेल में जाएगा, m सेल में जाएगा, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर इक्वल टू 18। कैलकुलेट करिएगा एंड अब n आएगा, n इक्वल टू यहाँ पे रखिएगा, n इक्वल टू 4, तो n में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 2 इंटू 4 स्क्वायर 16 एंड 32। तो टोटल देखिए K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 18 एंड N में 32। यह इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, यह इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। क्वेश्चन में पूछ रहा है M कक्ष में शामिल होने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी। M कक्ष में तो देखिएगा कितने आएंगे भाई, क्या है K L M, लगाइएगा M क्या आएगा K L M। तो ऑप्शन आप देखिएगा भाई, ऑप्शन आपका क्या होगा, इसको बना लीजिएगा, इसको कर दीजिएगा ऑप्शन बी, इसको करिएगा ऑप्शन सी, थोड़ा बना लीजिएगा, ये मिसप्रिंट हो गया। हाँ, ये ऑप्शन सी है। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है भाई M कक्षक के लिए, तो रख दीजिए कितना आएगा टोटल, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या है सही है, ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक लगाइएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, चलिएगा ऑप्शन बी सही है, बाकी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आ जाइए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा सल्फर का परमाणु क्रमांक और उसकी संयोजकता क्रमशः क्या है। परमाणु क्रमांक सल्फर का क्या है, तो याद रखिएगा भाई, इतना तो 1 से 20 तक के एलिमेंटों का तो आपको याद ही होगा, और उसको याद भी कर लीजिएगा, नहीं याद है तो याद करिएगा जरूर। हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16 होता है। अब चलिएगा देखिएगा 16 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, और इसकी संयोजकता को पता करते हैं भाई, संयोजकता इसकी कितनी होती है, तो संयोजकता कैसे पता करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखते हैं तो अब पता चलेगा। तो देखिएगा संयोजकता इसकी 2 8 एंड कितना आएगा, और 2 8 6 आएगा। अब देखिए, अब आपको पता चला कि भाई यहाँ 6 है, कैसे इसकी संयोजकता 2 आएगी भाई, कैसे इसकी संयोजकता 2 आएगी, क्योंकि यहाँ तो 6 है, आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 है, तो संयोजकता कैसे 2 आएगी, यह जानना है आपको कि संयोजकता इसकी कैसे 2 होगी, जबकि यहाँ क्या है 6 है। तो आपको पता होना चाहिए कि सल्फर क्या है, नॉन मेटल है भाई, या क्या है नॉन मेटल है, और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो याद रखिएगा कि सल्फर अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए
2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसकी वजह से सल्फर पे आ जाएंगे -2 चार्ज, जिसकी वजह से सल्फर पे आ जाएंगे -2 चार्ज। मतलब अब यह 2 इलेक्ट्रॉन गेन करिए, तब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएंगे? 2 8 8। देखिए ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। अष्टक इन्होंने क्या किया? कंप्लीट कर लिया। सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अष्टक कंप्लीट कर लिया, और इसके बाद सल्फर पे क्या चार्ज आ गया? -2, जो कि इसकी संयोजकता को रिप्रेजेंट करता है, जो कि इसकी संयोजकता को रिप्रेजेंट करता है। 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और इस पे चार्ज आ गए -2 के। मीन्स सल्फर की संयोजकता, सल्फर 2 एटम के साथ या तो इलेक्ट्रॉनों को साझा कर सकता है या तो उनसे इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। मतलब कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड वैलेंसी संयोजकता। मतलब कि कोई एटम कितने एलिमेंट को अपने साथ जोड़ सकता है वह उसकी बैलेंसी कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो सल्फर 2 एटम को जोड़ सकता है, सल्फर 2 एटम को जोड़ सकता है, इसलिए सल्फर की बैलेंसी यहाँ पे -2 हो गई। 2 एटम से यह इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो यह क्या हो गया? इसकी बैलेंसी हो गई 2 की। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही है। ठीक, आप डी पे लगाइएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई? कह रहा कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? तो ध्यान से देखिएगा भाई, उप परमाणु कण नहीं होते हैं। कौन सा उप परमाणु कण नहीं? विच इज द नॉट सब एटॉमिक पार्टिकल। तो आपको जनरली पता होगा, वैसे तो बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल ढूंढे गए, बट आपको जनरली पता होगा कि एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। कौन कौन से हैं ये आपको पता होगा। 3, जनरली 3 ही बताया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यह 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं एटम के। अब कह रहा है कि इसमें देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। यह सब के सब क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, एटॉमिक पार्टिकल है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। ऑप्शन ए सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6। ये जी है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो अभी आपने देखा था भाई 2n² रूल। हाँ, एल कक्षक के लिए क्या होता है? तो आप देखिए कैपिटल एन। अब देखिएगा यह होता है आपका सेल कोष। हाँ, अब कह रहा है एनर्जी लेवल क्या है भाई? ऊर्जा स्तर क्या है इनका? ऊर्जा स्तर आपने माना है कि इसके लिए ऊर्जा स्तर 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4। तो फार्मूला आप रखते हैं 2n²। यदि n की वैल्यू 1, 2, 3 तो उसी सेल में उतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। हाँ, n की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन किस सेल में जाएंगे। चलिए देख लीजिए यहाँ पे n की वैल्यू आप रखिएगा। n की वैल्यू याद आप 1 रख रहे हैं तो कितने आएंगे भाई? n की वैल्यू 1 रखने पे 2n, 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। n की वैल्यू 2 रखने पे तो देखिए भाई n की वैल्यू 2 रखिए तो कितना आएगा? तो टोटल 8 आएगा। 2 × 2 स्क्वायर इक्वल टू 8। देखिए l की वैल्यू पूछ रहा था, n की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। देखिए n की वैल्यू 2 रखने पे क्या आ रहा है? l की वैल्यू, l में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे?
तो एल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं 8। हाँ, एल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है। एन की वैल्यू 3 रखने पे 18 आएगा, एन की वैल्यू 4 रखने पे 32 आएगा यह पॉइंट। तो 8 कहाँ है भाई, 8 आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। याद रखिएगा कि यम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ए पे आप टिक लगाइएगा कि ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्या रहा, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होंगे, कितने कोष होंगे। हाँ, कितने कोष होंगे, नंबर ऑफ कोष बताइए, नंबर ऑफ सेल बताइए। तो चलिए देखते हैं भाई, निकाल लेते हैं। कैसे, कह रहा है एटॉमिक नंबर 13 है। एटॉमिक नंबर 13 किस एलिमेंट का होता है, एटॉमिक नंबर 13 किस एलिमेंट का होता है, यह भी देख लीजिए, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, के एल एम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, तो क्या आएगा, के में 2 8 एंड लास्ट में 3 आ रहा। अब देखिए भाई 2 10 एंड 3 13 हो रहा, 13 हो गया एटॉमिक नंबर। हाँ, इलेक्ट्रॉन आप जितना डिस्ट्रीब्यूट किए तो 3 सेल में जा रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ सेल ही तो पूछ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 3, के एल एम सेल। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका क्या है, राइट आंसर है कि टोटल नंबर ऑफ सेल यहाँ पे कितने हैं, 3। नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 3। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 13 एटॉमिक नंबर है तो नंबर ऑफ सेल कितने होंगे, तो 3 हैं यहाँ आपके नंबर ऑफ सेल। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्या कह रहा है, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है। हाँ, क्या कहा जाता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इट इज सेट। क्या कहलाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहेंगे भाई, बैलेंस एटम। गलत, बैलेंस एटम बिल्कुल गलत होगा। चलिए समझ लीजिए पहले, फिर बात करते हैं इसको कि कैसे हम लोग क्या कहते हैं उसको। तो देखिएगा, यह हमारे पास एटम है, एटम का मॉडल है। इलेक्ट्रॉन जो कि बाहर के कोष में प्रेजेंट हो, उसी को पूछ रहा है हम लोग क्या कहते हैं। बाहर के कोष में प्रेजेंट हो तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहेंगे, यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाहर के सेल में प्रेजेंट हो इलेक्ट्रॉन तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। यहां बाहर के कोष में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन तो क्या कहते हैं। अब एक पॉइंट और जान लीजिए कि बाह्यतम कोष में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, वो तो अलग बात है, उसको अभी बता दिया जाए। लेकिन कह रहा कि बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड, इसलिए इस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, बाहर आउटर मोस्ट सेल को हम लोग कहते हैं बैलेंस सेल। क्या कहते हैं, बैलेंस सेल कहते हैं। आउटर मोस्ट सेल को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस सेल कहते हैं। और इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। याद रखिएगा कि बैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह पॉइंट याद रखिएगा कि ये बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वह सब के सब क्या कहलाएंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, बैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, संयोजन इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। सी इज राइट आंसर। तो सी पे आप टिक लगाइएगा कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बाह्यतम कोष आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलिए देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, क्या कह रहा है, ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में चौथे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, वही आप बताना है आपको। चौथे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है चतुर्थ सेल में। तो चतुर्थ सेल कौन सा होगा भाई, देखिएगा, याद रखिएगा, KLMN। चौथा सेल कौन सा है, N। आपको पता है भाई कि है एटम, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, यह चौथा सेल है। अब कह रहा है चौथे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में भरे जाते हैं, दूसरे सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, हाँ, और तीसरे सेल में 18 इलेक्ट्रॉन एंड चौथे सेल में 32 इलेक्ट्रॉन। तीसरे सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। याद रखना है कि K पहला सेल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यानी चौथा सेल में आप कितने भरे जाते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन आपका सी सही है। चौथे सेल में टोटल 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्वेश्चन में तो यही पूछ रहा है कि चौथे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो 32 इलेक्ट्रॉन भरे। कम से कम की बात छोड़िए, अधिकतम पूछ रहा है, तो अधिकतम हम लोग टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। चलिए याद रखिएगा ये पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, कह रहा कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया, कैथोड किरण प्रयोग, हाँ, कैथोड रे किसने सबसे पहले प्रयोग किया था। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट कंडक्टेड बाय होम, किसने किया, क्वेश्चन आया हुआ है, हाँ, एसएससी का क्वेश्चन है, आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा देखिएगा किसने किया था कैथोड, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नहीं भाई, इन्होंने तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, तो यह ऑप्शन आपका गलत ऑप्शन है। जॉन डाल्टन, नहीं, यह भी नहीं किए थे। हाँ, तो कौन किसने किया था, जे थॉमसन ने। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इन्होंने किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो वहां पे इन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था। तो सबसे पहले किसने प्रयोग किया था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, किसने किया था, तो याद रखिएगा जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करते समय इन्होंने किया था जे थॉमसन ने, तो आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण पर प्रक्षेपित किए जाते हैं, किस पर प्रक्षेपित किए जाते हैं, जो कि ऑप्शन आपका दिया है, इसमें से बताइए। कह रहा है कि इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ऑन आर डन, किस पे दिया गया रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, किस पे प्रोजेक्ट डाला गया, मतलब कि अल्फा पार्टिकल को किस पे बम्बार्डिंग कराई गई थी इसमें। तो रदरफोर्ड ने कुछ इस तरह का मॉडल बनाया था, रदरफोर्ड ने कुछ इस तरह से मॉडल दिया था अपना, सॉरी मॉडल कह रहे हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। एक मिनट, वेट, इस तरह से इन्होंने बनाया था, हाँ। और इसमें इन्होंने यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें इन्होंने क्या रखा था, यहां से अल्फा पार्टिकल सोर्स है, यहां से बम्बार्डिंग कराई थी, इस पे अल्फा पार्टिकल सोर्स है, यहां से बम्बार्डिंग कराई थी। तो इसके बीच में इन्होंने कहा, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई किस पे क्या यहां रखा था, हाँ, जिसपे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई थी। तो इसमें से देखिए ऑप्शन में यह क्या है, किस चीज की फॉयल है, किस चीज की फॉयल है, यही बात क्या इन्होंने कहा था अपने एक्सपेरिमेंट में, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो देखिएगा किसकी है, गोल्ड, टाइटेनियम, सिल्वर, एल्यूमिनियम,
इन सब में किसकी है? तो याद रखिएगा कि इन्होंने गोल्ड की फॉयल लगाई थी, सोने की फॉयल लगाई थी, स्वर्ण फॉयल लगाई थी। सोने की एक पतली, बहुत पतली झिल्ली का इस्तेमाल यहाँ पे किया था, इतनी पतली, एकदम बहुत पतली, और इस पे अल्फा पार्टिकल को क्या किया? बम्बार्डिंग कराया है। तो यह आपको बताया गया है, लेक्चर में बताया गया कि क्या किया था, क्या हुआ था, इसके बारे में पूरा डिटेल में लेक्चर में बताया हुआ है। तो वहां से जाके आप जरूर देखिएगा इसको, हाँ काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने गोल्ड की फॉयल, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किसी परमाणु के k कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो भाई k कोष में कितनी है, काफी इंपॉर्टेंट इजी है, जो कि मैं बता चुका हूं। फिलहाल आप इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो इजी है, लगा के देखिए क्या है हुआ भाई। k में कितने? तो k l m n, देखिएगा k में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 18 32। तो इन्होंने क्या कहा कि एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे भाई, मैक्सिमम कितने भरे जा सकते हैं? तो ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए? 2। देखिए 2 ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में। आंसर आपका 2 होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन बी में दिया है। तो इजी है ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? किसमें सबसे अधिक परमाणु है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम? सबसे ज्यादा एटम किसमें है? इसमें से देखिए सबसे ज्यादा एटम कितने हैं, तो नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर लीजिए, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर लीजिए कितने एटम हैं इसमें। तो देखिए पहले वाले में कितने एटम है? पहला वाला देखिएगा, पहला वाला देखिए कितने एटम है। तो देखिए यहां पे पहले वाले में है टोटल 1 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 2 एंड 2 ऑक्सीजन 4। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 4। दूसरे वाले में देखिए, दूसरे में 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 3 और 4 7। टोटल 7 एटम है, टोटल 7 एटम है। इसमें कितने टोटल हैं? 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो इसमें टोटल है 3। अब कह रहा है इसमें 1 कैल्शियम 2 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन। देखिए इसका मल्टीप्लाई यहां भी करिए यहां भी करिए, तो 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है, तो कितने होंगे कि यहां पे 4 1 5। टोटल नंबर ऑफ एटम यहां पे कितने हैं? 5। यह कैल्शियम है, Ca कैल्शियम है, तो एक ही एटम होगा वह। चलिएगा टोटल 5। तो सबसे अधिक पूछ रहा है कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड में सबसे ज्यादा आपका एटम है, ठीक है। तो आप यहां देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ सिद्धांत प्रदान किए थे जो कि प्रकृति के बारे में बुनियादी बनी? ठीक है, इजी है। Which of the scientists gave the theory of matter that basis idea about the nature of matter? बेसिस आइडिया जो दिया, बेसिक आइडिया जिसने दिया उसके बारे में बताइए, किसने दिया है? तो चलिए किसने? एंटोइन लेवोजियर? नहीं भाई, इन्होंने तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे वर्क किया था। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में इन्होंने पहला नियम दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मीन्स केमिस्ट्री यहाँ से बेसिक स्टार्ट हुआ था, तो इन्होंने उसकी बात की थी। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। डेमोक्रिटस, ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक लगाइएगा, ऑप्शन बी आपका सही, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर, राइट आंसर है। आइसोटोप्स गलत, ठीक, तो यह दोनों ऑप्शन गलत है। देखिए डेमोक्रिटस ने क्या कहा था? डेमोक्रिटस ने एक बात और कह दी थी, इन्होंने एटम का नाम भी रखा था। डेमोक्रिटस, आपसे पूछा जाए कि एटम का नामकरण किसने किया था, नाम किसने रखा था, तो इन्होंने। एटम किसने कहा था? तो डेमोक्रिटस ने सबसे पहले एटम का। उससे पहले
महर्षि कणाद ने उसको बताया था कि यह परमाणु है, और परमाणु को एटम कह दिया इन्होंने। कहां से? इन्होंने लैटिन वर्ड में एक नाम जाना, एटोमियो। एटोमियो, एटोमियो का मतलब होता है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब कि जो और अधिक टूटे ना। तो इन्होंने बात की थी कि भाई एटम और अधिक नहीं टूटेगा, डाल्टन ने भी यही बात की थी, एटम और अधिक नहीं टूटेगा, और यहीं से एक शब्द इन्होंने निकाला, एटम। और उसको हम लोग क्या कहते हैं? शब्द निकाला एटम, जो कि इनडिविजिबल है, और इसको हिंदी में कहते हैं परमाणु। परमाणु। हाँ, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इस पे टिक लगाइएगा और ये भी जान लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, देखिएगा। कह रहा है अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होगा? अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होगा? NH4NO3। अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है। तो आपको परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला पता होना चाहिए। नहीं पता है तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है जिसका उसका, तो लिखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन यस कंपोजिशन इक्वल टू होता है मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू। यह होता है परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला। क्या कह रहा है? परसेंटेज कंपोजिशन कैसे? मास ऑफ एन एलिमेंट, मतलब जिस एलिमेंट का मास आपको जिस एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है उसका मास ऊपर रखेंगे। और कह रहा मोलर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? तो टोटल मॉलिक्यूल का मास क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर मास। तो देखिएगा एक एक का मास हम लोग पहले देख लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? तो 14 AMU में। एंड टोटल 4 हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है ना, तो N2 का निकाल लीजिए। तो एक का होता है 14। चलिए एक एक का ही निकालते हैं। एक है, और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, और ऑक्सीजन का होता है 16। अब कह रहा मॉलिक्यूलर मास यहां से निकालिएगा। यह याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर मास निकालने। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? तो सभी के मास को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहां पे मॉलिक्यूलर मास NH4NO3 का मॉलिक्यूलर मास निकालिए। तो देखिए एक नाइट्रोजन एंड 2 नाइट्रोजन, 2 × 14 प्लस 4 × 1 प्लस कितने ऑक्सीजन है? 3, तो 3 × 16 निकाल लीजिए। कितना आएगा भाई? कितना आएगा टोटल? तो आएगा यहाँ पे 28 प्लस 4 प्लस 48 ऐड करिए, कितना आएगा? तो हो जाएगा, अरे नहीं, क्या होगा? 8 8 16 एंड 4 20, 0 हाथ में आया 2। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आएगा 4 2 6 6 2 8, टोटल 80 आएगा। टोटल इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आया? 80 आया। अब इस फार्मूले पे रखिए, वैल्यू है। हमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन N2 का निकालिए भाई यहाँ पे। नाइट्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालिए यहाँ पे। तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा? तो देखते हैं, एक नाइट्रोजन का 14, 2 का हो जाएगा 28। तो 28, यहाँ नाइट्रोजन का मास क्या है? 28 है। एंड टोटल मास कितना है? तो 80 गुणे 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, कैलकुलेट, देखिए कितना आएगा।
हाँ कितना हो जाएगा 280, ठीक है। हाँ ऐसे कैलकुलेट करके फिर मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ कर दीजिएगा भाई, देखिएगा क्या हो जाएगा 8 एंड 28, 3 आएगा, देखिएगा यहाँ 4 और यहाँ पे आ जाइए आप डेसिमल लगा लीजिए 0 20, तो देखिए कितना आएगा 40 और मल्टीप्लाई बाई 10 तो 3.5 इंटू 10 इक्वल टू कितना आएगा 35%। तो आंसर देखिए कौन सा सही है भाई, आंसर 30 नहीं गलत है, तो 35% आएगा। हाँ 35% आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए देखिए ऑप्शन बी सही है। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं, देख लीजिए ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी कह रहा परसेंटेज कंपोजिशन निकालिए, सेम है फार्मूला, सेम इस्तेमाल होगा और परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है आपको। तो आप परसेंटेज कंपोजिशन निकाल के बताइएगा कि कितना परसेंटेज कंपोजिशन आएगा। चलिए देखिए और निकालिए, 1 मिनट में निकालिए जल्दी से। सेम फार्मूला लगेगा, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड में कितने परसेंटेज आएंगे कार्बन के। तो निकाल के बताइए, कमेंट में बताइएगा कितना आ रहे हैं। ठीक है चलिए, ठीक है चलिए देखते हैं, आप ट्राई करिएगा कि कितने आएंगे। चलिए निकाल के भी बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ कई बार, तो चलिए देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है वही है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का, हमें कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन प्रतिशतता निकालना है कि कार्बन कितना परसेंट इसमें है। तो फार्मूला सेम लगेगा, फार्मूला आपको बता दिया गया है कि परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला क्या होता है। परसेंटेज कंपोजिशन इक्वल टू होता है मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू 100, मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। चलिएगा चलिएगा निकाल के बताइए कि क्या होगा। कार्बन का यहाँ मास कितना होता है भाई, तो याद रखिएगा कार्बन का 12 होता है एंड ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 16 होता है। तो इससे हम लोग कार्बन का मॉलिक्यूलर मास निकालिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, तो टोटल मॉलिक्यूलर मास आएगा 12 प्लस 32 इक्वल टू कितना आएगा 44, यह आएगा इसका 44। अब कह रहा परसेंटेज कंपोजिशन कितना होगा, तो निकाल दीजिए, इजी है, फार्मूले पे रखिए और निकालिए, फार्मूले पे रख के निकालिए कि मास ऑफ एन एटम क्या है, कार्बन का मास क्या है, कार्बन का मास कितना होगा, तो 12/44 गुणे 100। तो निकालिए, देखिए कितना आएगा, यहां पे हो जाएगा 3, हाँ और 4 यहाँ 12 और यहाँ आ जाएगा 11, देखिएगा 11। बता दीजिए अब कितना आ रहा है। हाँ तो आई थिंक आएगा 3, यहाँ से मल्टीप्लाई करिए 300 डिवाइडेड बाई 11 कितना होगा, टू टाइम्स जाएगा तो दूना 22 और फिर आएगा आपका आई थिंक आपका आ जाएगा 7। तो ऐसे निकाल के देख लीजिए एक बार कि 11 और 300 तो 2 टाइम्स 22 क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 8 0 और 7 और 77 3 आ जाएगा एंड डेसिमल लगेगा 0 0 और फिर तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, इतना आ रहा है 27, हाँ 27.27 ही आएगा, 27.27 ही आ रहा है, 27.27
7, तो ये किधर करके जोड़ देंगे, तो ऑप्शन डी आपका सही है, ऑप्शन डी आपका सही है। तो देख लीजिए भाई, ऑप्शन डी आपका सही है, राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता क्या होगी। तो सेम क्वेश्चन है, परसेंटेज निकालना है। चलिए यह आपका HW है, इसको आप करके बताइएगा, इजी है, बहुत हार्ड नहीं है। इसको करके HW है, इसको करके आप कमेंट में लिखिएगा, हाँ आंसर इसका कमेंट में बताइएगा कि क्या आंसर आएगा। काफी इजी है, फार्मूला इस पे हमने बता दिया है, पिछला क्वेश्चन का में फार्मूला वही लगेगा, और यहाँ पे आपको बता देने हैं कि क्या आंसर आएगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्या इसका आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताइएगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कह रहा है 3Fe प्लस 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस 4H2। हाँ, आपका रिएक्शन है कि 3Fe रिएक्ट विथ 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस 4H2। हाँ, यह ऑप्शन, यह आपका क्वेश्चन है। अब कह रहा उत्पादों में मीन्स प्रोडक्ट में, आप याद रखिएगा प्रोडक्ट, और इसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यह आपका क्या है, रिएक्टेंट, हिंदी में कहते हैं अभिकारक, अभिकारक, और इसको कहते हैं उत्पाद। हाँ, अब देखिएगा, याद रखिएगा कि अभिकारक में क्या है एंड उत्पाद में क्या है, यही बताना है आपको। कह रहा है कि उत्पादों में अणुओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए और उत्पाद में अणु कितने हैं। हाँ, उत्पाद में अणु, प्रोडक्ट में अणु कितने हैं, यही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो निकाल के देखिए भाई, कह रहा है कि कितने हैं, 3 कुल देखना है ना। यहां पे 4 दूना 8, 4 दूना 8 हाइड्रोजन एंड 4 12, 12 3 15। हाँ, तो टोटल 15 एटम है। टोटल कितने हैं, 15 एटम हैं। देख लीजिएगा टोटल 15 एटम है। ऑप्शन लगाइएगा कि कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी, टोटल 15 एटम आएंगे। टोटल 15 एटम आएंगे, ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इजी है, कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, तो देखिए क्वेश्चन, किसी यौगिक में सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है। किसी यौगिक में सबसे छोटी संभव इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, क्या सबसे छोटी संभव इकाई को हम लोग क्या कहेंगे भाई, किसी यौगिक की बात कर रहा है, यौगिक की बात कर रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, अणु। देखिएगा अणु, परमाणु। तो देखिए यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहां पे यह अणु की जगह पे क्या होना चाहिए, परमाणु होना चाहिए, और यहां पे क्या होना चाहिए, अणु होना चाहिए। हाँ, तो यहां पे अणु होना चाहिए। तो देख लीजिए ये आपका गलत है, इसको इरेज कर दीजिए। यह हाँ, देख लीजिए। हाँ, तो चलिए अब देखते हैं। कह रहा है कि कौन सी सबसे छोटी इकाई होगी, परमाणु की अणु। तो न्यूट्रॉन, नाभिक, ये सब तो नहीं होंगे भाई, ये सब ऑप्शन गलत है। इन दोनों में देखिए कौन सी सबसे छोटी इकाई होगी। कह रहा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ कंपाउंड कॉल्ड। हाँ, छोटा क्या कहलाएगा, सबसे छोटा क्या कहलाएगा इन दोनों में, कि इस एक कंपाउंड की सबसे छोटी इकाई क्या होती है भाई। हाँ, सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, तो
संभवतः सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाएगा, किसी यौगिक के सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। हाँ, क्योंकि परमाणु से ही अणु बनते हैं, तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, यौगिक की एटम होती है, याद रखिएगा, सबसे छोटी इकाई एटम होती है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी जेईई में, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए, क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होगी। देखिए, क्यूप्रस ऑक्साइड एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड दो होता है, एक होता है क्यूप्रस ऑक्साइड और एक होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो ऑक्साइड होते हैं, दोनों में संयोजकता बतानी है। तो यहां पे क्या है भाई, Cu2O और यहां पे क्या है, CuO। हाँ, इन दोनों में कह रहा है संयोजकता बताइए। हाँ, दोनों में, एक में बताइए, क्यूप्रस ऑक्साइड में बताइए कि क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O में कॉपर की संयोजकता कितनी होगी। तो बताइए, जल्दी बताइए, कॉपर की संयोजकता यहां पे कितनी होगी। कॉपर की संयोजकता देखिएगा, अब कह रहा है कि किसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता। यहां पे ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वह क्या होती है, 2 होती है, और ऑक्सीजन ने कितने कॉपर को अपने साथ जोड़ा हुआ है, हाँ, कितने कॉपर को, तो 2, तो 2 कॉपर को जोड़ा हुआ, मीन्स यहां पे एक इलेक्ट्रॉन कॉपर ने ऑक्सीजन को दिया। तो यहां पे कॉपर की संयोजकता, क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता कितनी होती है, तो 1 होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन 1 आपका, ऑप्शन ए सही है, याद रखिएगा कि 1 होती है, ऑप्शन ए आपका सही है। और इसमें अगर जो पूछ ले कि क्यूप्रिक ऑक्साइड में इसकी संयोजकता कितनी होती है, तो यहां पे -2, यहां पे +2, यहां पे अगर जो पूछेगा तो संयोजकता बैलेंसी यहां पे कितनी होगी, तो यहां पे बैलेंसी होगी 2, कॉपर की बैलेंसी यहां पे 2 होगी, लेकिन यहां पे कॉपर की बैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, या याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए पे आप टिक लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 में देखिएगा, कह रहा मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी। चलिए भाई, इसकी संयोजकता क्या होगी, परमाणु संख्या कितना है, 12 है, Mg का एटॉमिक नंबर 12 है, तो संयोजकता कैसे पता करते हैं, कितनी होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकालिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड 2, देखिएगा इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, हाँ, कितनी होगी। इससे पहले वाले लेक्चर में हम यह बता चुके हैं कि इस संयोजकता को कैसे हम लोग करते हैं। वैसे तो कई सारे ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनके आउटरमोस्ट शेल में 7 भी होता है, तो आप उससे थोड़ी ना डिसाइड कर सकते हैं कि 7 है तो उसकी संयोजकता 7 हो जाएगी, नहीं भाई, ऐसे नहीं डिसाइड करते हैं। हाँ, कई सारे ऐसे हैं जिनके आउटरमोस्ट शेल में 4 है तो 4 संयोजकता होगी। हाँ, कई हैं ऐसे कि 5 हैं तो उसकी संयोजकता 5 होगी, नहीं। तो आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों से हम लोग नहीं बता सकते कि कितनी उसकी संयोजकता होती है, हाँ, क्योंकि कई सारे हैं ना जिसमें क्या है, 7 है, 5 है, 6 है, तो कंडीशंस कुछ होते हैं जिसकी वजह से हम लोग बता। तो देखिएगा, मेटल अगर जो होगा तो वह कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा आउटरमोस्ट शेल से, हाँ, जितने इलेक्ट्रॉन वह निकालेगा ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, वह उसकी संयोजकता कहलाएगी। तो यहां पे यह कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अष्टक को कंप्लीट करने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। तब देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, Mg + 2 2 8, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, चार्ज क्या आ गया, Mg + 2 का चार्ज आ गया,
2 चार्ज आ गए ना इस पे। तो देखिए भाई कहाँ +2 चार्ज है, हाँ तो +2 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के बता दिया कि इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। हाँ क्योंकि इस पे चार्ज कितने हैं, +2। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, ऑक्टेट यहाँ कंप्लीट हो गया, स्टेबल हो गया, नोबल गैसेस के सिमिलर हो गया, और इस पे चार्ज कितने आ गए, 2 की, मीन्स इसकी बैलेंसी, इसकी संयोजकता कितनी हो गई, +2 की होती है। आयनिक बैलेंसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाइए। कह रहा एक मीथेन गैस अणु के दहन से क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु बनते हैं। कितने कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु बनते हैं ये आपको बताने हैं। चलिए देखिएगा। कह रहा मीथेन गैस का फार्मूला होता है CH4। इसको दहन करने पे यानी कि इसको बर्न करने पे, जलाने पे, किसके साथ जलाते हैं, ऑक्सीजन के साथ। तो कितने हमारे पास क्या बनेंगे, कितने कार्बन डाइऑक्साइड के गैस बनेंगे, हाँ कितने जल के अणु बनेंगे, आपको बताने कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और कितने जल बनेंगे। तो देखिए बैलेंस करना पड़ता है, बैलेंस करके देखेंगे। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 यह बना। अब देखिएगा कितने बनेंगे, दोनों साइड में बैलेंस करना है, हमें बैलेंस करना है। तो देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितने हैं, 4, वहाँ पे करके बैलेंस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो बैलेंस करके आप बताइए कि कितने आएंगे, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए बैलेंस करके, फिर आगे हम लोग बढ़ें। बैलेंस करिए इसको जल्दी से, ठीक है। चलिए बैलेंस करके देखते हैं कितने आते हैं। बैलेंस करके, बैलेंस का मतलब क्या कि हम लोग इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेंगे कि जितने आइटम इस साइड में हो उतने ही आइटम उस साइड में हो, यानी कि मास दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो चलिए बैलेंस करते हैं कि कितना आता है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कितना आपका वाटर बनेगा, कितने अणु, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे। तो कैसे बैलेंस करेंगे, देखिएगा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे O2 है। O2 को हम लोग एलिमेंट्री फॉर्म में लिख के बैलेंस कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए लिख के देखते हैं। O2 को हम लोग किस फॉर्म में कर दें, एलिमेंट्री फॉर्म में। मैं आपको यहाँ बैलेंसी भी सिखा दे रहा हूँ, वैसे तो मैं डायरेक्ट बैलेंस कर देता, बट बैलेंसी सीख लीजिए। इस तरह के कंपाउंड हो तो कहते हैं O2 को हम लोग एलिमेंट्री फॉर्म में लिख दे O, या किस फॉर्म में हमने चेंज किया, एलिमेंट्री फॉर्म में, हाँ एलिमेंट्री फॉर्म में इसको हम लोग क्या कर दे, चेंज कर दे। तो देखिए O2 को जब एलिमेंट्री फॉर्म में हम लोग चेंज करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, O किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 किस में कन्वर्ट हुआ, O में इसमें कन्वर्ट होगा। अब देखिएगा इस साइड में कितने O हैं, टोटल 3 हैं भाई, टोटल 3 O हैं। तो अब चलिए इसको करते हैं बैलेंस। CH4 प्लस O गिव्स आउट CO2 प्लस H2, CO2 प्लस H2। चलिए बैलेंस करिए, बैलेंस करिएगा आप। देखिए यहां 3 ऑक्सीजन है, यहां भी 3 लगा दीजिए भाई, यहां भी 3 लगा दीजिए। अब कह रहा है कि यहां जब 3 लग गया अब क्या होगा भाई, अब इसको कर दीजिए, अब इसको करिए 2 से मल्टीप्लाई, टोटल में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए कितना आएगा, टोटल में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2CH4 प्लस 6O गिव्स आउट 2CO2 प्लस यहाँ पे 2H2, यही होगा 2CO2 प्लस 2H2O। क्या ही आएगा, क्या ही आएगा, देखिएगा टोटल कितने हुए, 6। तो करिए देखिए कितना बचा, कितना आएगा, बैलेंस करके देखिएगा यहाँ तो हो जाएगा आपका 6। इसको फिर से एलिमेंट्री फॉर्म में मॉलिक्यूलर फिर से उसी फॉर्म में कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2CH4 प्लस 3
O2 gives out 2 CO2 प्लस 2 H2O। देखिए कितने मोल बन रहे हैं, कितने मोल बन रहे हैं। तो अगर 2 से करेंगे तो 2:2 6 हो गया, 6 तो 2 एंड 2 ऑप्शन है कोई? ऑप्शन है भाई? जो ऐसे देखते तो क्या होता, यह 1 2 3। देख लीजिएगा इसके ऑप्शन क्या आएंगे, 2,3 3,2। तो 2 कार्बन एंड 2 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा कि 2 कार्बन 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। अगर जो 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इस तरह से बैलेंस हो गया ना। देखिए 2 कार्बन 4 दूना 8। हाँ भाई ये नहीं बैलेंस हुआ, 4 दूना 8 8 करना था यहाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, 4 दूना 8 8 वाटर के मॉलिक्यूल है। रुकिएगा 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, गड़बड़ हो गया। कह रहा है CH4 प्लस O2 गिव्स आउट CO2 प्लस H2O कितना आएगा, तो अरे यार CH4 प्लस O2 गिव्स आउट CO2 प्लस H2O। अब देखिएगा कह रहा कितने मॉलिक्यूल H2O के आएंगे, सीधा सीधा बैलेंस कर देते हैं भाई, कितने आएंगे। तो यहाँ पे जब 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2। अगर यहाँ 3 कर दो तो क्या हो जाएगा, और प्लस O2। 1 मिनट, बैलेंस ही इसको उसी पैटर्न से करते हैं जैसे हम लोग कर रहे थे। कितना हो जाएगा, 6 2 8, यहाँ 3 2 5 हो गया, और 5 10/2, और यहाँ 8 हो जाएगा। गड़बड़ है, 2 2 2 4। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तब 2 रख देंगे वहाँ तो ऑक्सीजन 2। चलिए सीधा सीधा कर लीजिए, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, और इधर 4 करने के लिए आप क्या करो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जी, चलिए ऐसे ही करिए। तो क्या हो जाएगा, CH4 प्लस O2 गिव्स आउट CO2 प्लस H2O। पैटर्न बता रहे थे बट थोड़ा सा गड़बड़ी आ रहा था। चलिए आ जाइए इसमें, इसी को सीधा सीधा कर लेते हैं हम लोग। देखिएगा कि यहाँ पे कितने हैं, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन को आप कर दीजिए 2। टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, अब टोटल ऑक्सीजन हो गए आपके 4। ऑक्सीजन टोटल 4 हो गए, तो 4 ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो 4 ऑक्सीजन को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1:2 का आएगा रेशियो। थोड़ा हम पैटर्न बता रहे थे बट गड़बड़ हो जा रहा था। हाँ तो चलिए सीख लिया जाएगा, वह ऑप्शन बी आपका सही, ऑप्शन बी सही है कि कितने, 1 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 H2O बन रहे हैं आपके, 2 मोल H2O बन रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एल कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, एल KLM KLMN, तो 2 8, टोटल कितने, एल में 8। ऑप्शन डी आपका सही है, एल में कितने 8 हैं, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। चलिएगा देखिएगा, कह रहा है अमोनियम सल्फेट के एक अणु में कितने परमाणु होंगे। अमोनियम सल्फेट के एक अणु में कितने परमाणु होंगे, तो इजी है, देख लीजिए भाई। अमोनियम सल्फेट है NH4 का होल ट्वाइस SO4। गिनिएगा कितने परमाणु हैं, कितने परमाणु हैं गिन लीजिए। इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 नाइट्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 8 2 10, 10 10 1 11 4 15। टोटल नंबर ऑफ एटम क्या है 15। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, इस पर टिक लगाइएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है और इसकी ऑक्सीजन की 2 है, कह रहा है, और ऑक्सीजन की 2 है, हाँ, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा। चलिए एक इजी तरीका है, देखिए इतने सारे हैं, एक इजी तरीका हम कैसे निकालते हैं। कह रहा है कि एल्यूमिनियम की संयोजकता आपको पता है 3 है एंड ऑक्सीजन की संयोजकता आपको पता है 2। क्वेश्चन में गिवन, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इससे, इसका इससे, तो क्या मिलेगा Al2O3। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, Al2O3। देखिए इसकी संयोजकता यह है, इसकी संयोजकता ये, इसकी संयोजकता के साथ इसका मल्टीप्लाई, इसकी संयोजकता के साथ इसका मल्टीप्लाई, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको फार्मूला मिलेगा जिसे हम लोग कहेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि ऑप्शन डी है, सही है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है परमाणु मॉडलों का समय के साथ सुधार होता रहा। निम्नलिखित परमाणु मॉडलों को उनके क्रमानुसार, कलानुसार लिखा है, यहां लिख लीजिएगा, क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रम के अनुसार एटॉमिक मॉडल हैव बीन इंप्रूव विथ टाइम। अरेंज द फॉलोइंग एटॉमिक मॉडल इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो याद रखिएगा क्रमानुसार इसको आप, पहला रदरफोर्ड का मॉडल भाई नहीं पहले खोजा गया, थॉमसन का परमाणु मॉडल खोजा गया था, बोहर का मॉडल खोजा गया। तो देखिएगा तीनों के मॉडल के बारे में, सबसे पहले थॉमसन ने अपने मॉडल को दिया था, सबसे पहले थॉमसन ने मॉडल का नाम दिया था प्लम पुडिंग मॉडल। इन्होंने अपने मॉडल का नाम दिया था प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। देखिएगा इन्होंने कहा था कि यह जो परमाणु होते हैं वह स्फेरिकल होते हैं और यह कैसे होते हैं, तरबूज की तरह होते हैं। तरबूज में जो रेड वाला पोर्शन होता है, उसको इन्होंने कह दिया था कि वह क्या है, पॉजिटिव है। और जो ये डॉट यानी कि सीड्स हैं, जो इम्बेंडेड सीड्स होते हैं, वह सब के सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यह बात इन्होंने कही थी। सीड्स को इन्होंने कह दिया कि वह इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उसमें धसे हुए होते हैं, और जो रेड वाला पोर्शन होता है तरबूज में वह क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इसी को इन्होंने कह दिया यह परमाणु, और इसको कह दिया कि यह परमाणु क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। दूसरा, इसके बाद आए दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम था रदरफोर्ड ने एक काम किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर दिया। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने पाया कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल इसके पार चले जाते थे। एक गोल्ड की फॉयल लगाई थी और उसमें इन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई, जिससे पाया इन्होंने कि ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल कहां चले जाते थे, उस गोल्ड फॉयल की पार चले जाते थे, जिसकी वजह से इन्होंने बताया कि नहीं भाई यह परमाणु कुछ इस तरह का नहीं होगा। इनके मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया उसके बाद। तो इन्होंने कहा कि यह जो परमाणु का मॉडल है वह कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। और बीच में इन्होंने डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की थी। इन्होंने कहा कि वह न्यूक्लियस बीच में पाए जाएंगे इस तरह से। और इलेक्ट्रॉन, इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह सब के सब इस न्यूक्लियस का चक्कर लगाएंगे। फिर बाद में क्या हुआ कि यह थियरी इनकी
फ्लॉप हो गई। क्यों? क्योंकि मैक्सवेल का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थियरी कहती है कि दो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल जब एक दूसरे को क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, चारों तरफ उसके चक्कर लगाते हैं, तो वह क्या करेंगे, एनर्जी लॉस करते हैं। और एनर्जी जब लॉस करेगा तो वह कहां आके गिर जाए। इलेक्ट्रॉन चलते चलते कैसे आया, तो इलेक्ट्रॉन, इन्होंने कहा कि नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन अगर जो यहां है और यह जब ऐसे घूमेगा तो धीरे धीरे ये एनर्जी को लॉस करेगा, और एनर्जी लॉस करेगा तो यहां आके गिर जाएगा न्यूक्लियस में, जिसकी वजह से इनके मॉडल को फ्लॉप कर दिया गया। मतलब सेकंड मॉडल इनका था। इसके बाद थर्ड आए बोर। बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया और इन्होंने सब कुछ बातें फिक्स कर दी कि भाई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षक में रिवॉल्व कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वह अपनी एनर्जी नहीं लॉस करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रहेंगे। और इन सभी एनर्जी का, इन सभी सेल का डिफरेंट डिफरेंट, इसमें इलेक्ट्रॉन है तो इसकी एनर्जी अलग है, इसमें है तो अलग है, इसमें है तो अलग है, सभी का एनर्जी लेवल डिफरेंट डिफरेंट होगा। हाँ, ये सब बातें इन्होंने कही थी। तो पहला डिस्कवरी हुआ था थॉमसन का परमाणु मॉडल, फिर आए थे रदरफोर्ड एंड फिर आए थे बोहर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा ऑप्शन सही है। पहले दूसरा आया यानी कि दूसरा, फिर उसके बाद कौन है, रदरफोर्ड पहला, और फिर बोहर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, इस पे टिक लगा लीजिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है भाई, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, क्या रदरफोर्ड के नाभिकीय सही है प्रतिरूप के संबंध में कौन से कथन। कह रहा विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस आर करेक्ट। कौन सा ना, देखिए कौन सा सही है, तो देखिएगा, नाभिक को धन आवेशित माना। हाँ, नाभिक को इन्होंने क्या माना, रदरफोर्ड धन आवेशित माना, यह बात सही है। हाँ, प्रमाणित किया गया कि कण हाइड्रोजन परमाणु से 4 गुना भारी होता है। हाँ, प्रमाणित किया गया कि कण क्या होते हैं, हाइड्रोजन पार्टिकल जो होते हैं हाइड्रोजन परमाणु से 4 गुना भारी होते हैं। हाँ, और नेक्स्ट कह रहा है सौर परिवार से तुलना की जा सकती है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट है इनका चौथा ऑप्शन है क्या, कि थॉमसन मॉडल से सहमति दर्शाता है। हाँ, रदरफोर्ड के नाभिक में सही प्रतिरूप के संबंध में कौन सा कथन है, नाभिक को धन आवेशित माना गया, सही बात, पहला ऑप्शन सही है। हाँ, फिर कहा कि प्रमाणित किया गया कि कण हाइड्रोजन परमाणु से 4 गुना भारी है, नहीं भाई, यह नहीं है, उसके समान है। कह रहा सौर परिवार से तुलना की जा सकती है, सौर परिवार से तुलना, तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, पहला और तीसरा सही है, मीन्स ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक लगाइएगा, ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे सही है, ऑप्शन ए सही है, पहला और तीसरा यहाँ पे सही है। इन्होंने कहा था कि कंसीडर द न्यूक्लियस टू बी पॉजिटिव चार्ज, यह बात कही थी कि न्यूक्लियस कैसे होते हैं, पॉजिटिव। हाँ, प्रूव दैट द पार्टिकल आर 4 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन, यह गलत है। हाँ, कैन बी कंपोज टू सोलर फैमिली, हाँ कैन बी कंपेयर टू सोलर फैमिली, इन्होंने सोलर सिस्टम मॉडल से दिया था यानी कि कंपेयर किया था, तो यह भी सही है, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, देखिएगा। कह रहा किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का सूत्र पर निर्भर करता है। एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, किस सूत्र पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए 2n स्क्वायर रूल, 2n स्क्वायर, इस पे रखने से इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। n = 1 रखने पे 2 इलेक्ट्रॉन, n = 2 रखने पे 8, n = 3 रखने पे 18, n = 4 रखने पे 32। तो यह ऑप्शन ए यह सही है, क्वेश्चन भी पूछा गया कई बार दोनों, हाँ तो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है,
आ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 कह रहा एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तत्व का नाम बताइए भाई। 12 है एटॉमिक नंबर, 282 मीन्स टोटल 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है? मैग्नीशियम का। ऑप्शन डी आपका सही है, ऑप्शन डी। सोडियम का कितना होता है? 11। हाँ, जेनान रेडान। अब इसका निकालना है तो इसको आप कैसे निकालेंगे? हीलियम, हाँ, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान एंड रेडान। कैसे निकालते हैं तो ध्यान से देख लीजिए, निकालने का तरीका भी बता दे रहा हूं यहाँ पे कैसे निकालते हैं। इसका 2 होता है, 10 होता है। कैसे? 2 में 8 जोड़िए, 10 हो गया। हाँ, 8 जोड़िए, कितना आया? 10। 10 में 8 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 18 का 18 हो जाएगा। फिर आप देखिए, अब कह रहा 18 में 18 जोड़िए, 18 में 18 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? तो 36। हाँ, और 36 में फिर से 18 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? प्लस 18 कितना हो जाएगा? 54। हाँ, अब कह रहा 32 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 32 जोड़ेंगे तो 86 हो जाएगा भाई। देखिए, यह इसका क्या पूछ रहा है? रेडान पूछ रहा है ना, Rn। हाँ, ये इसका हो जाएगा 86। पोटेशियम का कितना होता है? 19 एंड मैग्नीशियम का तो आपको पता चल गया कि 12 होता है। चलिए, हाँ, यहाँ पे लगा लीजिए ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। चलिएगा, टोटल कितना है, क्या है? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? कौन सा इसमें से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा नहीं है? धातु की बात कर रहा है, किसी धातु का। तो देखिए भाई, आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स मेटल है, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स मेटल है। हाँ, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मेटल है। यहाँ पे देखिए, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मेटल नहीं है। यह कैसा क्या है? नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। कैसे पहचानेंगे? तो आप याद रखिएगा कि आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो सारे के सारे क्या होते हैं? मेटल होते हैं। हाँ, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो यह भी नॉन मेटल होते हैं, क्योंकि यह मेटल इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। हाँ, मेटल होते हैं। हाँ, अब कह रहा आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 72 कोष में आपके 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो तो यह भी सब क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। तो पहचानने का तरीका याद रखिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यह आपका एक मेटल नहीं है, यह एक धातु नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट, ठीक, थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं समाप्त हुआ। पूरे वीडियो को देखिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक भी करिएगा। आगे के और भी लेक्चर आएंगे इससे रिलेटेड, इस चैप्टर के और भी क्वेश्चन आएंगे, तो उन सभी को आप सॉल्व करिए और देखिए। जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालिए कि ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो उसको समझाया जाएगा। और इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।